रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके और एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जैसे जैसे जो नया ज़माना है उसका आगमन हुआ और पुराने ज़माने को जैसे जैसे लोगों ने अलविदा कहा, जैसे जैसे जो मॉडर्न दुनिया है उस ज़माने में लोगों ने कदम रखे, उसके बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद में सोशल मीडिया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तरह तरीके की ऐसी जो वेबसाइट हैं वो आई, ऐसी ऐप्स आई जिसमें लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरा, अब इंसान ने इन सोशल साइट्स पर एक दूसरे के लिए अपने दोस्त खोजना शुरू कर दिए। और अगर हम लोग देखें तो एक आमतौर पर एक नॉर्मल से इंसान के 5 से 10 हज़ार फ्रेंड उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अलग अलग जो स्नैपचैट्स रहती हैं और बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिस पे उसके फ्रेंड्स हैं। और आप लोग देखते हैं कि हमारे डेली के रूटीन में जो हमारे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, जिनसे हमारा उठना बैठना है, जिनसे हमारी डेली मुलाकात होती है, जिन्हें हम बहुत पर्सनली जानते भी हैं, हम लोग उन लोगों को कम तरजीह देने लगे हैं और जो सोशल मीडिया वाला हमारा फ्रेंड होता है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। अगर आप लोग देखेंगे आज के ज़माने में तो ये चीज़ें इस कदर आगे बढ़ चुकी हैं कि अगर हम लोग किसी के यहाँ एज ए गेस्ट जाते हैं, किसी के यहाँ अपने रिश्तेदार या रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम लोग पहुँचते हैं तो हमारे जो बड़े होते हैं उनसे बात करने की बजाय हम लोग अपने फ़ोन में घुसे रहते हैं। और यही सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं, यही सारी चीज़ें आजकल के ज़माने का हिस्सा बन चुकी हैं। और इसी के चलते सोशल मीडिया पर लोगों के जो दोस्त होते हैं उन लोग अपने दोस्तों के ऊपर इस कदर भरोसा दिखाते हैं कि कई बार लड़कियां अपनी जो पर्सनल वीडियोस, पर्सनल फ़ोटोज़ होते हैं वो लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। सेम तरीके से लड़के भी करते हैं। आजकल तो इस तरीके के जो स्कैम हैं वो चल रहे हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की ने अपने प्राइवेट फ़ोटो अपने किसी दोस्त के साथ में शेयर की है तो उसके बाद में उसे ब्लैकमेल किया जाता है, उसका शारीरिक शोषण किया जाता है, उससे बड़े बड़े पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़की पैसे देती है या फिर शारीरिक शोषण करवाती है या फिर अपनी जान देकर इस पूरी कहानी का दी एंड कर देती है। और सेम कहानी लड़कों के साथ में भी होती है। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये कहानी भी सेम जीता जागता नमूना है। जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताई थी यही सारी चीज़ें आज की इस कहानी में होती हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है महोबा ज़िला। और इसी महोबा ज़िले के अंतर्गत एक गाँव आता है बड़ीहाट गाँव। और इसी गाँव में एक व्यक्ति जिनका नाम गजराज यादव है, वो अपने परिवार के साथ में रहा करते हैं। बरसों से, पीढ़ियों से ये जो परिवार था यहीं पर रहता चला आ रहा है। जो गजराज यादव होते हैं, इनकी एक बहन होती है, उस बहन की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में उस बहन को एक बेटा भी होता है, लेकिन इत्तेफाक से उसकी जो बहन होती है रहस्यमय तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। थोड़े समय तक तो जो गजराज थे, उनके जो जीजा जी होते हैं वो जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय बीतता है कि जो गजराज के जीजा जी होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। यानी एक तरीके से इसकी बहन और इसके जीजा दोनों की मौत हो चुकी थी। अगर उस घर में, उस परिवार में कोई बचा था तो बस इसका छोटा सा भांजा जिसका नाम जितेंद्र यादव था। अब शुरू में तो गजराज को ये लगता है कि उसके जो ख़ानदान वाले हैं, जो लड़के के चाचा ताऊ हैं, दादा दादी हैं, वो उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो गजराज को ऐसा लगता है कि बेटे के साथ में वहाँ पर उस तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से एक बाप, एक माँ अपने बेटे के साथ में व्यवहार करते हैं। इसलिए गजराज, इसकी भी शादी हो चुकी थी, शादी होने के बाद में कोई बच्चा था नहीं, लिहाजा अब ये सोचता है कि अपने भांजे को अपने पास ले आएगा और उसका पालन पोषण करेगा। अपनी भी कोई औलाद नहीं है तो उस भांजे को अपनी औलाद की तरह पालेगा, अच्छे संस्कार देगा, अच्छी शिक्षा देगा, ताकि बड़ा होकर वो अपने माता पिता का या फिर हमारा नाम रोशन कर सके। इसलिए जो गजराज होता है ये अपने उस भांजे जिसका नाम जितेंद्र यादव होता है उसको अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद में अपनी पत्नी से कहता है कि ये मेरा भांजा है, इसका नाम जितेंद्र यादव है। अब हमारे भी बच्चे हैं नहीं, लिहाजा आज से जो जितेंद्र यादव है हमारे बेटे की तरह है। जो पत्नी थी, बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी, वो भी इस बात को कबूल करती है, इस बात पे हामी भरती है, कहती है ठीक है, तुम्हारा भांजा है तो मेरा भांजा है। आज से इसे इसके माता पिता की हम कोई भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। अब जो गजराज और उनकी जो पत्नी थी इस जितेंद्र यादव को अच्छे तरीके से इसकी परवरिश करते हैं, सारी ही चीज़ें बहुत ठीक तरीके से चल रही थी। और जो जितेंद्र यादव था उसको भी अपने परिवार के बारे में कुछ याद रहा नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे समय गुजरा। जब इसकी उम्र हुई
तो ख़ानदान के नाम पर, परिवार के नाम पर, माता पिता के नाम पर इसे कुछ भी याद नहीं था। अगर इसे कुछ पता था तो सिर्फ अपने मामा और मामी के बारे में। सारी ही चीज़ें एज़ यूजुअल जैसे चलना थी वैसे ही चल रही थीं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी भी परिवार के अंदर जब खर्चा बढ़ता है तो परेशानी भी बढ़ जाती हैं। लिहाजा जैसे जैसे जितेंद्र यादव बड़ा होता है, इसकी पढ़ाई का खर्चा, इसके कपड़ों लत्तों का खर्चा कहीं ना कहीं गजराज के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ने लगता है। फाइनेंशियल क्राइसिस इनकी फैमिली में आता है तो जो गजराज का भांजा होता है, जिसका नाम जितेंद्र यादव होता है, वो अब इतना बड़ा हो चुका था कि इसके मन में एक ख्याल आता है कि उसकी फैमिली है, उसके मामा मामू ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, अच्छे से उसकी परवरिश की है। लिहाजा अब ये फैमिली जो है मामा और मामू की, ये भी उसकी फैमिली की तरह है और क्यों ना इस फैमिली के बारे में उसे भी कुछ करना चाहिए। लिहाजा जो जितेंद्र यादव था अपने मामा गजराज यादव से कहता है कि मामा, मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अब नौकरी करना चाहता हूँ। अब जैसे ही ये बात जो गजराज यादव होते हैं जब वो सुनते हैं, उनका दिल बाग बाग हो जाता है कि आज उनका भांजा इस कदर बड़ा हो चुका है। कम से कम उनकी कोई औलाद नहीं थी तो उनका जो भांजा है उनको अपने माता पिता की तरह रख रहा है और कह रहा है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से वो भी नौकरी करेगा। तो मामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लिहाजा जो जितेंद्र यादव होता है ये भी कामकाज करने लगता है। अब जो परिवार में जो पैसों की थोड़ी बहुत किल्लत थी, वो किल्लत भी दूर हो जाती है। सारी ही चीज़ें बहुत खुशी खुशी चल रही थी, यानी पूरा परिवार अब इस एक छत के नीचे बहुत ही हंसी खुशी रह रहा था। अब कहने के तो इस परिवार के अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद में एक तारीख आती है 22 मार्च साल 2023। और इस 22 मार्च साल 2023 को जो जितेंद्र यादव होता है, जो भांजा होता है, अपने मामा गजराज यादव से कहता है कि मामा वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है और बहुत जल्द ही लौट आएगा। अब जो गजराज यादव होते हैं वो कहते हैं ठीक है, जा रहे हो तो लौट आना। उसके बाद में जो जितेंद्र यादव होता है ये अपने घर से चला जाता है, क्योंकि इतना बच्चा भी नहीं था कि किसी बाहर जाने से इसको रोका जाए। आमतौर पर जाता ही था, आज पहली बार नहीं थी। लेकिन 22 मार्च साल 2023 को जब ये घर से निकला तो जो परिवार वाले होते हैं, गजराज यादव, उनकी पत्नी, बाकी फैमिली वाले, ये सब लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। किसी को कुछ भी परवाह नहीं थी कि जितेंद्र यादव कहाँ गया है। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता है, अब जो मामा होते हैं गजराज यादव, इनको थोड़ी सी चिंता होती है कि जितेंद्र यादव अभी तक नहीं आया है। इसलिए अब ये जितेंद्र का फ़ोन लगाते हैं। जितेंद्र का जब फ़ोन लगाया जाता है तो फ़ोन उठता नहीं है। अब ये सोचते हैं कि हो सकता है कहीं काम में बिजी हो। फिर से ये परिवार अपने कामों में लग जाता है, क्योंकि किसी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इनके भांजे के साथ में कुछ गलत हो गया होगा या फिर कुछ गलत हो सकता है। लिहाजा जैसे ही थोड़ी रात होती है, शाम के खाने का वक्त होता है, जो गजराज यादव होते हैं ये फिर से अपने भांजे जितेंद्र को कॉल लगाते हैं, लेकिन फ़ोन फिर से नहीं उठता है। अब जो गजराज यादव होते हैं ये सोचते हैं हो सकता है कि आ रहा हो, रास्ते में हो, इस वजह से फ़ोन ना उठाया हो। लिहाजा ये फिर से निश्चिंत हो जाते हैं और पूरा परिवार अपने उन्हीं कामों में, उन्हीं डेली रूटीन में लग जाता है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रात गुजर जाती है। अब कहीं ना कहीं मामा गजराज की परेशानी बढ़ती है। लिहाजा जब परेशानी बढ़ती है तो ये अपने भांजे को फिर से फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन फिर से नहीं उठता है। अब ये घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद में जितने भी दोस्त थे, जहाँ पर उठना बैठना था, उन सारे ही लोगों से पूछताछ की जाती है किसी ने जितेंद्र को देखा क्या फिर नहीं देखा। जहाँ कहीं भी दुकान पर जितेंद्र बैठा करता था उस दुकान पर जाकर देखा जाता है, या फिर आस पड़ोस में गाँव के अंदर कुछ रिलेटिव्स थे, उनके घर पे जाके देखा जाता है कि जितेंद्र तो नहीं आया। लेकिन हर एक जगह से, चाहे दुकान हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मोहल्ले में कोई ऐसी जगह जहाँ पर बैठा जाता हो, या फिर किसी रिश्तेदार का घर, हर जगह से इस गजराज यादव को सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि आज जितेंद्र यादव यहाँ नहीं आया है। अब जब इस मामा गजराज को हर जगह से ये जवाब मिलता है कि जितेंद्र आज यहाँ आया ही नहीं, ऊपर से बच्चा गुम है, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका फ़ोन लगा रहे हैं तो उठ नहीं रहा है, तो जो मामा गजराज होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब जब परेशान होता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने भांजे को ढूंढने के लिए कुछ करेगा। इसलिए अब ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा पुलिस थाने पहुंचता है, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, उसका जो भांजा है जिसका नाम जितेंद्र यादव है, लगभग 21 से 22 साल के आसपास की उम्र है, और आज सुबह वो घर से ये कहकर निकला था कि वो बस अभी गया और अभी आया और अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं उसका फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा है। साहब बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारे भांजे को आप ढूंढ दीजिए। लेकिन दोस्तों, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, अगर इस तरीके का केस कोई भी पुलिस के पास में पहुंचता है तो पुलिस का सबसे पहले जो जहन जाता है तो वो इस तरफ जाता है कि अगर 20-22 साल की उम्र है तो उसकी किसी से कोई बड़ी रंजिश तो रही नहीं होगी, ना किसी से कोई दुश्मनी वाला मामला होगा।
ज़रूर से ज़रूर ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला होगा या फिर लड़का कहीं चला गया होगा। घर परिवार वालों को बताना उसने मुनासिब नहीं समझा होगा। अब दोस्तों आमतौर पे आप लोग देखते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चरम पर हैं। अगर लड़की होती है, पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जाती है, तो सबसे पहले पुलिस वाले इसी एंगल पे छानबीन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस वाले जितेंद्र यादव के केस में इस मामा से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भांजे की किसी से कोई दोस्ती वगैरह हो, किसी लड़की से, और उसके साथ चला गया हो। लेकिन यहाँ पर जो मामा गजराज होता है, ये पुलिस को एक अजीब तरीके का जवाब देता है। ये कहता है कि दरअसल उसका जो भांजा है, जिसका नाम जितेंद्र यादव है, उसको लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब एक 20-22 साल का लड़का, उसको लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं पुलिस को हजम नहीं होती है। लिहाजा पुलिस वाले मुस्कुराते हुए इस गजराज से कहते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे भांजे को ढूंढ लेंगे। उसके बाद में जो मामा गजराज होते हैं और बाकी के जो फैमिली वाले होते हैं, ये घर आ जाते हैं। घर जब आते हैं तो परेशानी इनकी उसी तरीके से बढ़ रही थी, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ था। लिहाजा जो गजराज थे ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, और परेशानी के आलम में ये कई बार अपने भांजे का मोबाइल नंबर भी लगाते हैं। लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से पहले इन्होंने मोबाइल नंबर लगाया था, कॉल उठा नहीं था, सेम कुछ इस बार भी ऐसा ही होता है। थोड़ी ही देर ये सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, एक दूसरे से तरह तरीके की बातें करते हैं, मन में तरह तरीके के ख्याल भी आते हैं। लेकिन इसी बीच में जो गजराज होते हैं, उनके मोबाइल नंबर पर अचानक से एक फ़ोन आता है। जब उनके मोबाइल पर इस तरीके का फ़ोन आता है, जो नंबर मोबाइल में सेव नहीं था, इसलिए जो गजराज थे वो डरते हुए उस मोबाइल को पिक करते हैं, फ़ोन उठाते हैं। तो जैसे ही हेलो बोलते हैं तो सामने से एक व्यक्ति बोलता है कि आप जितेंद्र के मामा बात कर रहे हैं। आप जितेंद्र, जिसके लिए ये मामा परेशान था, हर जगह ढूंढ रहा था, पुलिस थाने भी जा चुका था, भांजे से बेहद मोहब्बत करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसी जितेंद्र के बारे में फ़ोन था। इसलिए मामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है कि भांजे के बारे में चलो कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली। लिहाजा जो जितेंद्र यादव के मामा होते हैं, गजराज यादव, वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं जितेंद्र का मामा बोल रहा हूँ। तो उसके बाद में जो सामने से व्यक्ति बोल रहा होता है, वो कहता है कि देखो, अगर तुम अपने भांजे से मोहब्बत करते हो और अपने भांजे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो। जब इस तरीके की बातें सामने से गजराज यादव सुनते हैं, उनके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। अगला डायलॉग उस सामने वाले बंदे का होता है कि हमने तुम्हारे भांजे का अपहरण कर लिया है, यानी उसका किडनैप हो चुका है। अब अगर तुमने पुलिस के सामने चालाकी दिखाने की कोशिश की, पुलिस को बताने की कोशिश की, या फिर कोई और चालाकी दिखाई, तो तुम अपने भांजे को जीते जीते छोड़ो, मरने के बाद भी नहीं देख पाओगे। यानी उसके साथ में हम ऐसा करेंगे कि तुम सारी ज़िंदगी उसको देखने को तरस जाओगे। उसके बाद में जैसा आप लोगों ने फिल्मों में देखा है कि पैसे कहाँ भेजने हैं, किस समय भेजने हैं, इसके लिए हमारी अगली कॉल का इंतज़ार करो। सेम सारी ही चीज़ें जो गजराज के मोबाइल पर फ़ोन आया था, वो सामने वाला बंदा गजराज से कहता है। उसके बाद में फ़ोन कट कर देता है। अब गजराज बेहद परेशान होता है कि उसके भांजे का किसी ने अपहरण कर लिया है, लेकिन किसी से कोई इतनी दुश्मनी भी है नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानने वाला है तो वो इतना भी जानता होगा कि मेरे पास 5 लाख रुपए क्या, मेरे पास 50,000 रुपये भी नहीं है। मेहनत मजदूरी करता हूँ तो 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कैसे करूँगा। लिहाजा गजराज को ये भी लगता है कि इसमें किडनैपिंग का मामला ना होकर कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा मामला है। लिहाजा जो गजराज होते हैं भागे भागे दौड़े दौड़े फिर से पुलिस थाने पहुँचते हैं, और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में पुलिस से कहते हैं कि साहब इस तरीके से मेरे पास में फ़ोन आया है, और फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने कहा है कि मैंने तुम्हारे भांजे का किडनैप कर लिया है, और अगर तुम 5 लाख रुपए हमें मुहैया नहीं कराते हो तो तुम अपने भांजे को कभी देख नहीं पाओगे। अब जैसे ही पुलिस वाले इस तरीके की बातें सुनते हैं कि इस तरीके से फ़ोन आया, अब पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को जो मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा था, पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था शायद ये लड़का कहीं चला गया है। लेकिन अब ये जो मामला था प्रेम प्रसंग से सीधा मुड़कर अब किडनैपिंग पर आ चुका था। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। ये जो मामला था, जो अपर्णा गुप्ता जो वहाँ की एसपी होती हैं, उनके पास भी पहुँचता है। वो जैसे ही इस तरीके का मामला सुनती हैं, बहुत ज़्यादा गंभीरता से इस पूरे मामले को लेती हैं। 4 अलग अलग टीमों का गठन किया जाता है, क्योंकि अपहरण का मामला, किडनैपिंग का मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला होता है, क्योंकि अगर इस मामले में ज़रा सी भी ढील बढ़ती जाए तो सामने वाले व्यक्ति की जान चली जा सकती है। लिहाजा अब 4 टीमों का गठन किया जाता है। जो एसपी अपर्णा गुप्ता होती हैं वो पुलिस थाने में फ़ोन करती हैं, और चाहे एसओ हो या फिर जो इंस्पेक्टर साहब हों, सब काम पर लग जाते हैं, क्योंकि जब ऊपर से आदेश आता है तो फिर काम करना पड़ता है। लिहाजा 4 जो टीमें थीं अलग अलग तरीके से खोजबीन करती हैं। जो नंबर था उस नंबर की लोकेशन निकाली जाती है जिस नंबर से कॉल आया था, और उसके बाद में पुलिस वाले अपने मुखबिर भी एक्टिव करते हैं।
छानबीन जारी थी, पुलिस की तलाश जारी थी। लेकिन इसी बीच में एक मुखबिर का पुलिस वालों के साथ में फ़ोन आता है और पुलिस वालों से वो जो मुखबिर था वो कहता है कि जो खजुराहो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक के पास में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो संदिग्ध दिखाई पड़ रहे हैं। अब जैसे ही पुलिस को इस तरीके का इनपुट मिलता है, पुलिस की जो टीमें होती हैं तुरंत उस जगह पर पहुंचती हैं। पूरी जगह को एक गोल आकार में घेर लिया जाता है। धीरे धीरे उस सर्किल को छोटा किया जाता है और जो 2 लोग संदिग्ध वहाँ पर होते हैं उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में उनकी तलाशी की जाती है। जब उनकी तलाशी की जाती है तो इन दोनों के पास से एक मोबाइल मिलता है। जब उस मोबाइल के बारे में पता लगाया जाता है तो ये जो मोबाइल था ये किसी और का नहीं बल्कि उसी जितेंद्र यादव का था जिसका अपहरण हो चुका था। लिहाजा पुलिस वालों को जब इस तरीके की लीड मिलती है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जो जितेंद्र यादव है उसका अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि इन दोनों ने ही किया है। लिहाजा पुलिस वाले इस पूरे मामले में राहत की सांस लेते हैं क्योंकि किडनैपर मिल चुका था तो अब जितेंद्र यादव भी मिल जाना था। लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि ये बस इस पूरे कहानी की, इस पूरे वारदात की महज बस एक शुरुआत है। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं इन दोनों को पुलिस थाने लेके आते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये पुलिस वालों को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये दोनों कहते हैं कि दरअसल जो जितेंद्र यादव है उसकी तो हमने हत्या कर दी। लेकिन जब मात्र 2 दिन पहले ही इन्होंने फिरौती मांगी थी और 2 दिन के बाद में हत्या कर दी गई जब पैसे नहीं मिले, ये पुलिस वालों को मामला थोड़ा समझ नहीं आता है। आमतौर पर किडनैपिंग के केस में इतनी जल्दी हत्या नहीं की जा सकती। लिहाजा पुलिस वाले इस मामले में थोड़ा सा सख्त होते हैं। एक टीम को उस जगह पर भेजते हैं जहां पर इन दोनों ने कबूल किया था कि हमने मारकर उस डेड बॉडी को फला फला जगह पर फेंक दिया। एक टीम वहां पर जाती है डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए, वो डेड बॉडी को रिकवर करती है। इधर एक टीम जो थी वो इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है। इन दोनों से पूछती है कि आखिर कत्ल करने के पीछे ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम लोगों को अगर पैसे नहीं मिले तो तुमने मात्र 2 दिन के अंदर ही जितेंद्र यादव की हत्या कर दी, जबकि तुम दोबारा फ़ोन लगा सकते थे, इंतज़ार कर सकते थे। तो उसके बाद में ये दोनों जो लोग होते हैं ये पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कहानी आज के समाज के लिए एक आईने का भी काम कर सकती है। दरअसल जो जितेंद्र यादव होता है जिसका किडनैप कर जिसकी हत्या कर दी गई, वो एक गे था। उसे बचपन में ही लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों के अंदर इंटरेस्ट था और इस तरीके से जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो लोगों से अपनी बातें बताता है कि इस तरीके के उसे शौक़ हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे थे जो उसका मजाक उड़ाते थे। अगर रिपोर्ट्स की माने तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कुछ लड़कों ने इसके साथ में रेप भी कहा, या फिर कहना भी गलत है, या फिर इसने अपनी मर्ज़ी से उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए हों। ये सारी ही चीज़ें चलती रहती हैं लड़कों से। जब ये इस तरीके से अपने जज्बात शेयर करता है तो लड़के इसकी मजाक बनाते हैं। अब गांव का मामला, गांव में एक दूसरे को लोग जानते भी हैं, तो कहीं ना कहीं इस जितेंद्र यादव को ये लगता है कि अगर ये इस तरीके से लोगों से अपने बारे में, अपनी नीड्स के बारे में बात करेगा तो लोग इसकी मजाक उड़ाएंगे और हो सकता है कि होते करते ये बातें मामा तक भी पहुँच जाएँ तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए इसे एक ऑनलाइन ऐप के बारे में पता चलता है जिस ऐप का नाम होता है बिलुटिकी, और इसी ऐप के ऊपर बहुत सारे गे रजिस्टर्ड थे ताकि वो अपनी तरीके के लोगों से बात कर सकें, अपनी तरीके के लोगों से मिल सकें, उनके साथ में जिस तरीके से चाहे वो जो एक गे करता है वो कर सकें। अब जो जितेंद्र यादव था ये उस ऐप के ऊपर अपनी आईडी बनाता है। आईडी बनाने के बाद में तरीके के जो गे होते हैं इसके संपर्क में आते हैं, उनसे बात करता, कभी वीडियो कॉल पे बात करता, कभी कॉल पे बात करता, कभी चैट पर बात करता, अपने बारे में बताता कि इस तरीके की उसे नीड्स हैं, उसे लड़के अच्छे लगते हैं, लड़कों के साथ में उसे ये करना अच्छा लगता है, वो करना अच्छा लगता है। सारी ही चीज़ें ये उनसे शेयर करता। इसी बीच में इसी ऐप के ऊपर उसे 2 लड़के मिलते हैं। एक लड़के का नाम होता है नितिन जो कि चरखारी का रहने वाला था, एक लड़के का नाम होता है सूरज जो कि फतेहपुर का रहने वाला था। अब नितिन और सूरज से जब इसकी मुलाकात होती है तो दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। जो जितेंद्र यादव था अब इन दोनों लड़कों यानी नितिन और सूरज से प्यार करने लगा था। इन दोनों से प्यार करता, इन दोनों से मिलता, इनके साथ में वो सारी चीज़ें करता जो एक गे के साथ में करता है। सारी ही चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही थी। मिलना मिलाना होता, एक दूसरे पे इतना भरोसा हो चुका था, इतना ट्रस्ट हो चुका था कि जितेंद्र यादव इनके ऊपर आँख मूंद कर भरोसा करा करता था। एक दिन की बात है कि जो जितेंद्र यादव होते हैं वो इन दोनों से मिलने के लिए जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, या फिर यूँ कहें कि सारी चीज़ें होती हैं। होने के बाद में जो दोनों लोग होते हैं वो जितेंद्र यादव से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं।
तो जितेंद्र यादव कहता है कि मेरी फैमिली में मेरे माता पिता, उनकी बचपन में ही डेथ हो गई, यानी जब मैं छोटा सा था तब उनकी डेथ हो चुकी थी, और मेरा जो भरण पोषण है ये मेरी मामा और मामी ने किया है। जब इस तरीके की चीज़ें नितिन और सूरज सुनते हैं तो वो सुनने के बाद में कहते हैं कि अच्छा ठीक है, माता पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया, लेकिन तुम्हारे दादा के यहाँ तुम्हारी कुछ ज़मीन, तुम्हारा कुछ पैसा, प्रॉपर्टी तो होगी। तो उसके बाद में जो जितेंद्र यादव होता है ये कहता है कि मेरी कुछ ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है, लेकिन 10 बीघे के आसपास लगभग ज़मीन मेरी वहाँ पर मौजूद है। अब जैसे ही ये बात नितिन और सूरज सुनते हैं तो उनके मन में तरह तरीके के ख्यालात आने लगते हैं। पहला ख्याल तो इन दोनों के मन में ये आता है कि जब इसकी 10 बीघा ज़मीन है तो इसके पास पैसा भी होगा। उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि जो जितेंद्र यादव है सीधा साधा लड़का है, अगर इसकी पॉर्न मूवी शूट कर ली जाए, उसके बाद में अलग अलग गंदी वेबसाइट पर अगर अपलोड कर दी जाए तो वहाँ से अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। उसके बाद में जितेंद्र यादव को ये सेक्स करने के लिए राज़ी भी कर लेते हैं। जितेंद्र यादव का मन भी था, लेकिन जब पोर्नोग्राफी की बात आती है, वीडियो शूट करने की बात आती है तो वो इनकार कर देता है। उसके बाद में ये लोग उसके साथ में वही सारी चीज़ें करते हैं जिसके लिए इन्होंने उसे बुलाया था। उसके बाद में इसका एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं। जब वीडियो शूट कर लेते हैं तो इस बारे में जितेंद्र यादव को पता भी चल जाता है। वो इस बारे में विरोध करता है। विरोध करने के बाद में कहता है कि जो तुमने उसकी वीडियो शूट की है उसको डिलीट कर दो, क्योंकि तुम्हारे जो रिश्ते हैं हमें तीनों के बीच में रहे तो अच्छा है, लोगों को ना पता चले। उसके बाद में ये जो चीज़ें थीं लगातार चलती रहती हैं। उसके बाद में तारीख आती है 22 मार्च साल 2023, और इसी 22 मार्च साल 2023 को ये जो नितिन और सूरज थे इस जितेंद्र को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पर जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर आ जाओ, मौज मस्ती करते हैं, थोड़ा साथ में बैठते हैं। अच्छा, जो जितेंद्र यादव था जब इस तरीके से इन दोनों का फ़ोन सुनता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब घर वालों को तो बता सकता नहीं था कि कहाँ जा रहा है, इसलिए घर वालों से कहता है कि कुछ काम है और काम के सिलसिले में जा रहा है, जल्द ही लौट आएगा। और उसके बाद में ये दोनों उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और उसके बाद में हंसी खुशी जो हंसता हुआ खुशहाल तरीके से जितेंद्र था वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद में ये तीनों उसी तरीके से सारी चीज़ें करते हैं जो ये पहले किया करते थे। अब सारी चीज़ें करने के बाद में जितेंद्र यादव के हाथ और पाँव बांध देते हैं। हाथ और पाँव बांधने के बाद में उसका मोबाइल नंबर लेते हैं उसके मामा का, और उसके मोबाइल से ही उसके मामा को कॉल करते हैं। मामा को कॉल करने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारे भांजे का हमने अपहरण कर लिया है, इस तरीके से वो हमारे कब्ज़े में है, और अगर तुम चाहते हो कि उसको तुम ज़िंदा देख लो, अपने पास देखो, अपने घर में देखो, तो हमें 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करके दो। अब मामा उसके पास 5 लाख रुपए तो थे नहीं, इसलिए वो पुलिस थाने पहुंच जाता है, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में एफआईआर कर देता है। अब जब इन दोनों को ये पता चलता है कि हमने तो सिर्फ पैसे लेने के लिए फ़ोन किया था और मामा ने एफआईआर करा दी, और अगर हमने जितेंद्र को यूं ही छोड़ दिया तो हम लोग बुरे फंस जाएंगे। पहले तो अपहरण का केस हमारे ऊपर लगेगा, फिर शारीरिक शोषण का केस लगेगा, और उसके बाद में हमारे ऊपर और भी जांच बिठाई जा सकती है, क्योंकि हमने कई लोगों के साथ में इस तरीके की चीज़ें की भी होंगी। तो उसके बाद में ये दोनों सोचते हैं कि अगर हमें बच निकलना है तो जितेंद्र को तो मरना पड़ेगा। उसके बाद में बाकायदा जितेंद्र की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में लाश को एक जगह ठिकाने लगा देते हैं। अब चूँकि इन्हें लग रहा था कि हत्या कर दी है, हम लोग बच के निकल जाएंगे, लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि क्यों ना एक बार उसके मामा को फ़ोन कर लिया जाए, क्योंकि फ़ोन कर दिया था, हो सकता है कि 5 लाख रुपए का उसने बंदोबस्त कर लिया हो। इसीलिए ये बार बार उसके मामा को फ़ोन करते हैं, और इसी बीच पे ये दोनों आखिरकार पकड़े जाते हैं। बहरहाल पुलिस ने ये पूरा केस था सॉल्व कर दिया है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन डीएनए टेस्ट का इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट में ये पता चलता है कि इन दोनों ने अप्राकृतिक तरीके से इसके साथ में रेप किया है या फिर नहीं किया है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों के खिलाफ लूट और एक लड़के की हत्या उसका मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल भेजा जाता है। और जैसे भी इस केस के अंदर अभी जो कुछ अपडेट हैं आना बाकी हैं, अपडेट आएंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बहरहाल ये थी एक कहानी। आप लोगों ने देखा कि कैसे सोशल मीडिया के जाल ने एक मासूम से लड़के को फंसा लिया और उसकी ज़िंदगी को निगल लिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें पहला कमेंट्स इकरा इमरान जी का है। लिखते हैं, गलती तो उनकी वाइफ की है, क्योंकि उसके हस्बैंड उनके बेटे के लिए मेहनत कर सब कुछ कर रहे थे, और उसके हस्बैंड ने जो है इस तरीके से सब कुछ कर दिया। तो इकरा इमरान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में साजिद जी हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में शंकर खैमनी हैं, लिखते हैं आई लाइक इट, गुड जॉब, तो भैया आपका शुक्रिया। सुरेंद्र कुमार शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका शुक्रिया।
सतबीर हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं भाई कैसे हो आप, आपकी वीडियोस नहीं देख पाया, सॉरी भाई, सभी सपोर्ट करो, वेरी नाइस। कुछ प्रॉब्लम है, मोबाइल से दूर रहकर रखना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया है, आँख की प्रॉब्लम है। उस पे हमारे एक प्यारे से व्यूअर्स हैं सुल्तान सिद्दीकी, लिखते हैं कमेंट्स कर रहे हो वीडियो पर, प्लीज़ फ़ोन को साइड में रख दिया करो और पूरी कहानी सुन लिया करो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सग़ीर अंसारी हैं, लिखते हैं यूपी बदायूं नूरपुर से। सग़ीर अंसारी, गुड स्टोरी मलिक भाई। तो सग़ीर अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं जिस्म की भूख ने अपने पति को ही मरवा दिया, लानत है ऐसी औरत पर। जीशान अंसारी सूरत गुजरात से। तो जीशान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण कुमार हैं, लिखते हैं लोग सुधरते नहीं हैं। तो नारायण कुमार जी आपने अपना प्यारा सा बेशकीमती कमेंट्स किया, आपका शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं अच्छी स्टोरी थी मलिक भाई जी। तो शील निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका शुक्रिया। संदीप हैं, लिखते हैं भाई मैं लखनऊ से ही हूँ और मलिहाबाद मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है, पर कहानी अच्छी है। तो संदीप जी आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं मलिक भाई कोलकाता वाले केस में क्या हुआ। तो कोलकाता वाले केस में अभी बहुत सारी ऐसी छानबीन है जो पुलिस कर रही है और साथ के साथ जो केस है वो सीबीआई के पास भी है। कई तरीके के इल्ज़ाम भी लगे हैं कुछ लोगों पर। जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। उमराव सिंह हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक जी, और कहानी अच्छी है। तो उमराव सिंह जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में राजू ईरान करी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर मैं कमेंट्स को रिप्लाई नहीं देता हूं, बेंगलोर से राजू दर्जी। तो राजू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बेंगलोर से सुनते हैं, कमेंट्स नहीं करते। तो मैं आपसे कहूँगा कमेंट्स भी करा करें। एम रहमान नत है, लिखते हैं राजेश कुमार जदम कोटा राजस्थान, कहानी में दम है। तो भाई राजेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एस के डीजे लोनी गाज़ियाबाद से कहानी सुनते हैं भैया, आपका शुक्रिया। उसके बाद में मदन बिहाबत हैं, लिखते हैं सर क्या आपके पास स्कूल है। तो शायद कुछ नेगेटिव कमेंट्स करना चाहते हैं। तो भाई आपने अपना प्यारा सा बेशकीमती कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों के आए थे। कहानी कैसी लगी और कमेंट्स आप लोग जारी रखिएगा, अपने बताइएगा, क्योंकि मुझे भी आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।